गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण। चूँकि यह टॉपिक कक्षा 6, 7 एवं 8 तीनों की बायोलॉजी का बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, इसलिए हम अपने वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि इसका एक चित्रात्मक प्रदर्शन पहले से किया गया है, लेकिन इसको शब्दों में हम कैसे जानें, इससे संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करें और इसके क्या मुख्य बिंदु है, इस पर चर्चा करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। तो बच्चों, जो प्रकाश संश्लेषण है वह एक प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं। तो अगर हम इसको परिभाषित करने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो जैसा कि परिभाषा में हमने देखा कि ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया द्वारा पौधे भोजन बना रहे हैं। यानी कि अगर कम शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो केवल पौधे ही करते हैं, या यूँ कहें केवल हरे पौधे ही करते हैं, अन्य जंतु नहीं करते हैं। इसीलिए हम पौधों को स्वपोषी कहते हैं। तो यहाँ आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि चूँकि पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। यानी कि पोषण दो तरह का होता है, एक स्वपोषण, दूसरा विषम पोषण। स्वपोषण का मतलब होता है कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करना, और विषम पोषण का मतलब होता है कि अपने पोषण के लिए या अपने भोजन के लिए अन्य जीव जंतु या पौधे पर निर्भर रहना, जो कि जंतुओं में पाया जाता है। लेकिन पादप ऐसा नहीं करते हैं, वो सीधे जो है अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित करते हैं, इसलिए पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। इस प्रक्रिया की एक और विशेषता ये है कि इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। अर्थात जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और पौधे अपना भोजन बना रहे होते हैं तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है, जो अन्य जीवों के काम आती है। तो आइए अब इसकी हम प्रक्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण या अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं। जिन बच्चों को ये टॉपिक कम समझ में आया था वो साथ में कॉपी और पेन लेके बैठें, ताकि जहाँ जो न समझ में आया हो उसको नोट डाउन करते रहें। तो अगली हेडिंग हमारी होगी कि प्रकाश संश्लेषण की
प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व, अर्थात वे कौन सी चीजें हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए अनिवार्य हैं, यानी जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो इसमें सबसे पहला जो अनिवार्य तत्व है वह है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से पौधों को सौर ऊर्जा मिलती है। सौर ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा का रूपांतरण वो कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन के रूप में संचित करते हैं। दूसरा जो एक अनिवार्य तत्व है या आवश्यक तत्व है वह है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पदार्थ है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है और इसका रंग हरा होता है। इसी के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया है वह इस क्लोरोफिल में ही संपन्न होती है। इसलिए सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों अनिवार्य तत्व हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है जल। जल कहाँ से आता है? तो पौधे जो है जमीन से जल एवं खनिज का अवशोषण करते हैं जड़ों के माध्यम से, जो तने द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाता है। और चौथा जो अनिवार्य तत्व है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका केमिकल फार्मूला होता है CO2। तो आइए थोड़ा इस चित्र में हम इन चीज़ों को देखते हैं कि ये कहाँ पे है, कैसे मिल रही हैं और कैसे ये प्रक्रिया पूरी संपूर्ण हो रही है। तो सनलाइट के रूप में सौर ऊर्जा जो है वो पत्तियों तक पहुंचती है और जल जो है वो जड़ों के माध्यम से अवशोषित होकर के पत्तियों तक पहुंचता है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि क्लोरोफिल जो है वह केवल पत्तियों में ही पाया जाता है, इसलिए जो है इन सभी चीज़ों का पत्तियों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में घुली हुई होती है, पहले से मौजूद रहती है, उसको ये पत्तियां अवशोषित कर लेती हैं और उसको अवशोषित करके जो माध्यम होता है वह होता है स्टोमेटा, जिसको हम लोग हिंदी में पर्णरंध्र भी कहते हैं। इस पर्णरंध्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियां अवशोषित कर लेती हैं और उसके बाद यहाँ इस पत्ती के अंदर ही यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो अब यह प्रक्रिया होती कैसे है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हमने भी चित्र के माध्यम से समझा था कि ये सारी चीज़ें पत्तियों तक पहुंचती हैं और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो इस सौर ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का एक अणु क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी कि अगर इसकी प्रक्रिया को हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित जल और वायुमंडल द्वारा ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला होता है CO2। तो हम शॉर्ट में CO2 ही लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं, इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड ही समझिएगा। यानी कि इस प्रक्रिया में, यहाँ में छूट गया है, इस प्रक्रिया में पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित जल और वायुमंडल द्वारा ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को
क्लोरोफिल की सहायता से, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, क्लोरोफिल में हो रही है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि अगर ये भोजन का निर्माण कर रहे हैं तो वास्तव में बना क्या रहे हैं, भोजन का निर्माण किस रूप में कर रहे हैं और उसको इकट्ठा या संचित किस रूप में कर रहे हैं। तो जो ये भोजन बनता है, जो भोजन का निर्माण होता है, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। तो हम अगला पॉइंट देंगे कि पौधे भोजन का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के रूप में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में करते हैं। और उनका संचय स्टार्च के रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं। यानी कि जो भोजन पौधों ने बनाया वो किस फॉर्म में था, तो वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में था। और उसको जब संचित करना हुआ, यानी कि जो उन्होंने यूज किया, जो बचा खुचा भोजन था, उसको संचित करना हुआ, तो किस रूप में किया, स्टार्च के रूप में। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च। यानी कि अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक समीकरण के माध्यम से दर्शाना चाहें तो वो समीकरण कुछ इस तरह लिखा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, यहाँ से जल लिया गया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ली गई, इन दोनों का मिलाया गया, ये दोनों मिले तो बना क्या, कार्बोहाइड्रेट प्लस जल प्लस ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन, जो जल बना, इसको पत्तियों ने या पौधों ने उपयोग कर लिया या जलवाष्प के रूप में निर्मुक्त कर दिया, जबकि जो ये ऑक्सीजन है इसको वायुमंडल में पौधे छोड़ देते हैं। ये उनका बाई प्रोडक्ट है, या कह सकते हैं कि उनके लिए आवश्यक नहीं है उस वक्त के लिए। तो ये बाई प्रोडक्ट हमारे लिए आवश्यक होता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण का महत्व बहुत ज़्यादा है। वास्तविकता ये है कि इस धरती पे जितनी ऑक्सीजन है वह सब पौधों द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत निर्मुक्त की गई है। अब यहाँ जो एरो बना हुआ है इसके हम एक तरफ लिख देंगे क्लोरोफिल, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया क्लोरोफिल में हो रही है, और दूसरी तरफ लिख देंगे सूर्य का प्रकाश, क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। हालांकि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, जो रात में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जैसे पीपल, बरगद, इस तरह के पेड़ होते हैं। लेकिन उनकी ये प्रक्रिया जो होती है थोड़ी अलग होती है, थोड़ी और जटिल होती है। तो इसकी चर्चा हम अगले अध्याय में या अगली कक्षाओं में, कक्षा 9, 10, 11, 12 में करेंगे। फिलहाल 6 से 8 के लेवल पे आप लोग के लिए इतना ही समझना पर्याप्त है कि सूर्य का प्रकाश उपस्थित होना आवश्यक है। तो जब हमने ये समीकरण लिख दिया, ये फार्मूला लिख दिया, तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान करता है।
अब आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा हमने कहा कि पौधे केवल पौधे ही होते हैं, हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसीलिए उनको स्वपोषी कहा जाता है। तो एक तो महत्वपूर्ण तथ्य हमने पहले ही चर्चा आपसे कर ली कि केवल पौधे ही क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि केवल पौधे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं सभी सजीवों में। इसके अतिरिक्त जो है पौधों की पत्तियों में गैसों के आदान प्रदान के लिए पर्णरंध्र पाए जाते हैं। तो पर्णरंध्र क्या है? वास्तव में इसको जो ये स्टोमेटा होता है या पर्णरंध्र होता है, वो एक सेल की संरचना होती है जो कि इसको बाहर बनाते हैं। अगर इसका हम एक छोटा सा हिस्सा काट के बाहर दिखाएं तो वो जो है एक ऐसे सेल की संरचना होती है जिसके किनारे किनारे कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है और जो ये बीच की सेल है, इसके बीच में जो छिद्र दिख रहा है, यही है आपका पर्णरंध्र या स्टोमेटा। आवश्यकता पड़ने पर यह पर्णरंध्र या यह छेद जो है वो खुल जाता है। जब आवश्यकता नहीं होती है तो यह छिद्र जो है वो बंद हो जाता है। इसकी प्रक्रिया आप जब और आगे की स्टडी करेंगे बड़ी क्लासों में, तब समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कभी ये खुल जाते हैं, कभी ये बंद हो जाते हैं। फिलहाल आप इतना समझिए कि पर्णरंध्र के कारण ही ऑक्सीजन बाहर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड भीतर जाती है। तो यह चित्र जो है एक स्टोमेटा का है, यानी कि पर्णरंध्र का है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो जहाँ छूट रहा है वह यह कि जो है, चूँकि भोजन का निर्माण पत्तियों में हो रहा है, हालांकि क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट ये सब जरूरी है, लेकिन ये सारी प्रक्रिया हो रही है पत्ती में। इसीलिए पत्तियों को पौधों की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ ये बात ध्यान देने लायक है कि पत्तियों को पौधों की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है, न कि क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट को। अगर कई प्रश्न आए कि पौधों की खाद्य फैक्ट्री किसे कहते हैं और ऑप्शन में ए में दिया हो क्लोरोफिल, बी में दिया हो क्लोरोप्लास्ट, सी में दिया हो पत्ती और डी में दिया हो सभी, उपर्युक्त सभी, तो आप ये ना सोचिए कि चूंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जा रहा है और ये क्लोरोप्लास्ट पत्ती में है तो ये तीनों को हम कहेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें उत्तर आप केवल सी सही होगा, यानी पत्ती, केवल पत्ती को ही पौधों की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा एक जो अंतिम महत्वपूर्ण तथ्य है इससे जुड़ा हुआ, वो ये कि पौधे ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन के दो स्रोत हैं, एक तो जल, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2O, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ भी है, और दूसरी जो चीज़ ले रहा है CO2, ये ऑक्सीजन यहाँ भी है। तो प्रश्न उठता है कि जो ऑक्सीजन ये मुक्त हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड में से मुक्त हो रही है या जल में से। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त होती है वह इस जल के अणु से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणु से। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि इस प्रक्रिया में
मुक्त हुआ ऑक्सीजन का अणु कहाँ से आ रहा है? तो जो जल जड़ों ने अवशोषित किया था उस जल से आ रहा है। तो आप सीधे लिखिए कि इस प्रक्रिया में मुक्त हुआ ऑक्सीजन का अणु जड़ों द्वारा अवशोषित जल से आता है। तो एक बार अगर इसको बहुत फास्ट फॉरवर्ड जो है रिवाइज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक पौधा है जिसमें एक पत्ती है या कई पत्तियां हैं। इस पत्ती के अंदर पर्णरंध्र पाए जाते हैं जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। साथ ही जो पौधे की जड़ें हैं जो ज़मीन के भीतर हैं, ये जल एवं खनिज लवण वहाँ से अवशोषित करती हैं और तने के माध्यम से ये उसको पहुँचाती हैं पत्तियों तक। और सूर्य की ऊर्जा से, सोलर ऊर्जा के माध्यम से की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से इस कार्बन डाइऑक्साइड और इस जल के बीच अभिक्रिया होती है और ये बना लेते हैं अपना भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है और यह मुक्त हुई ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो जल से आती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया है। और चूंकि यह प्रक्रिया केवल पौधों में होती है इसीलिए पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज ये जो कुछ भी बताया गया है वो समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।